हम लोग आज के क्लास में, ये हम लोग का तीसरा क्लास है। इस क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, यानी लाइट का रिफ्रैक्शन, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे, है ना। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे होता क्या है। जब कोई लाइट रे वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, यानी जब कोई लाइट रे यहाँ पर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, तो एक माध्यम का क्या मतलब होगा। मान लीजिए हवा से पानी में गया या पानी से ग्लास में गया, है ना। तो ये हुआ कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना। जब कोई लाइट रे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपना रास्ता को, यानी अपना डायरेक्शन को, अपना पाथ को चेंज करता है। लाइट के इसी फेनोमेनन को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे कहते हैं। यानी डेफिनेशन होगा, व्हेन लाइट रे क्रॉसिंग और पासिंग one medium to another medium, then the path of light ray or direction of light ray change or deviate. Full stop. This phenomenon of light ray known as refraction of light ray, है ना। तो सपोज कर लिया कि ये हम लोग का प्लेन मीडियम सेपरेटर है, एक स्फेरिकल मीडियम सेपरेटर भी होता है, उसको भी आगे हम जानेंगे। लाइट रे देखिए इस डायरेक्शन में आया, इसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट रे। जाना चाहिए था सीधा, और सीधा जाता भी कब, जब ये जो मीडियम है वही ये मीडियम रहता, दोनों मीडियम सेम रहता, तो इस लाइट रे का डायरेक्शन चेंज नहीं होता। लेकिन ये हम लोगों का फर्स्ट मीडियम है और ये हम लोगों का सेकंड है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, तब ये अपना रास्ता को बदलेगा। मान लेते हैं ये मेरा लाइट रे का नया रास्ता हुआ, तो इस लाइट रे का नाम होगा रिफ्रैक्टेड लाइट रे, है ना। ये इंसिडेंट लाइट रे हुआ, ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे हुआ, ठीक। तो ये जो डेविएशन हुआ इतना, पहले तो ये जा रहा था, यानी एक मीडियम में ये था, जब ये दूसरे मीडियम में क्रॉस किया तो अपना रास्ता को बदल दिया। तो लाइट के इसी फेनोमेनन को हम लोग
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे कहते हैं। तो यहाँ पर ये देखना है कि कब मीडियम डिफरेंट होगा। ऐसे तो हम नहीं बता सकते हैं कि ये मीडियम कौन है, ये मीडियम कौन है। तो मीडियम हम लोगों को देखना है कि मीडियम दो टाइप्स का हम लोग को पढ़ना है, एक रेरर मीडियम और एक डेंसर मीडियम। रेरर मीडियम का मतलब विरल माध्यम और डेंसर मीडियम का मतलब सघन माध्यम। विरल माध्यम का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स उस रीजन में कम हो, और डेंसर मीडियम का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उस रीजन में ज़्यादा हो, तो वो डेंसर मीडियम कहलाएगा। और रेरर मीडियम वो कहलाएगा कि यानी उस रीजन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स का संख्या कम हो, तो वो रेरर मीडियम कहलाएगा। अब हम मीडियम का पहचान करेंगे कि कौन मीडियम मेरा डेंसर है और कौन मीडियम मेरा रेरर है। तो मीडियम का पहचान सिर्फ एक ही चीज़ पर करेंगे और वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये पढ़ने के बाद सबसे पहले हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जानकारी लेंगे, तभी हम पता लगा सकते हैं कि कौन मीडियम मेरा डेंसर होगा और कौन मीडियम रेरर होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स it is defined as the ratio of speed of light in air or vacuum to speed of light in medium. It is denoted by mu, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी म्यू इज इक्वल टू VC बाई VM, और VC का वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी लाइट का स्पीड या तो एयर में देखें या वैक्यूम में देखें, दोनों में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो हम म्यू इज इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई VM। तो ये एक रिलेशन मिला हम लोगों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्या स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम में। ये तो हमको पहले से मालूम होता है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। अब देख लेना चाहेंगे कि कौन मीडियम डेंसर होगा और कौन मीडियम रेरर होगा। इसको हम एक एग्जाम्पल लेकर के आप लोग को समझाना चाहेंगे। हमने यहाँ पर लिया 3 मीडियम, एक लिया यानी यहाँ पर एयर ले लिया, एक वाटर ले लिया और एक ग्लास ले लिया। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पर दे रहे हैं। यहाँ पर एयर के लिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वाटर के लिए
2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास के लिए दे दिया गया है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये स्पीड गिवन है। देखने से लग रहा है कि यहाँ पर एयर है, और एयर में जानते हैं कि एयर एक टाइप का गैस है। तो गैस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बीच की दूरी ज़्यादा होती है। वाटर में नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बीच की दूरी एयर से हल्का सा कम होता है, और ये ग्लास सॉलिड है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का बीच की दूरी लगभग न के बराबर होता है। तो देखने से ही मालूम चल रहा है कि ग्लास ज़्यादा डेंसर होगा, इससे कम डेंसर वाटर होगा, और सबसे कम डेंसर यहाँ पर एयर होगा। लेकिन ये कैसे पता लगाएंगे दो मीडियम में? मान लेते हैं कि हम वाटर और ग्लास को लेते हैं, तो कैसे पता लगाएंगे कि ग्लास मेरा डेंसर होगा कि रेयर होगा, वाटर मेरा डेंसर होगा कि रेयर होगा? इसको पता लगाने के लिए हम लोग को इसका यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। यदि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम आसानी से कंपेयर कर लेंगे कि कौन मेरा डेंसर होगा और कौन मेरा रेयर होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर एयर की बात कर लें, यानी एयर मीडियम मान रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? VC डिवाइडेड बाई VM। VM क्या है यहाँ पर? तो VC तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया, और VM यानी जो मीडियम यहाँ बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? तो यहाँ पर जो भी उसका स्पीड दिया गया है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये कैंसिल हो गया पूरा, यानी 1 आया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आया हवा में? तो 1 आया, यहाँ पर देख लिया। अगर हम इसका बात करते हैं म्यू वाटर की, तो VC डिवाइडेड बाई VM, अब मीडियम क्या है? वाटर है, तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया, और यहाँ का स्पीड दिया है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको कैंसिल करेंगे तो 1.33 आएगा, ये म्यू वाटर हो गया। और यहाँ पर म्यू ग्लास के लिए बात की जा रही है अब, तो VC बाई VM वही फॉर्मूला, VC का वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया, कैंसिल हो गया, तो 1.5 आया। म्यू ग्लास का वैल्यू आ गया 1.5। इसमें किसी में हम यूनिट नहीं दिए हैं, तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट जो है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऊपर भी स्पीड है और नीचे भी स्पीड है, यानी स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड और ये मीटर पर सेकेंड दोनों कैंसिल हो जाएगा, जिसके चलते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कैलकुलेट कर लिया, तो सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कैलकुलेट कर लिया, तो अब हम कंपेयर करेंगे कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा किसका कम। हम उसी के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि कौन डेंसर है और कौन रेयर है। तो हमने एयर, वाटर और ग्लास ये 3 चीज़ लिया है। इसका म्यू का वैल्यू 1 था, म्यू एयर 1 था, म्यू वाटर का वैल्यू 1.33 था, और म्यू ग्लास का वैल्यू 1.5 था। यदि हम कंपेयर करें केस फर्स्ट, हमने ले लिया एयर और वाटर को लिया, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, ये अलग मीडियम है, ये अलग मीडियम है। तो यहाँ पर म्यू एयर बराबर 1 और म्यू वाटर बराबर में 1.33, तो हेयर म्यू W ग्रेटर देन म्यू एयर
देखने ही से मालूम चल रहा है कि म्यू डब्ल्यू ज़्यादा है म्यू एयर से, इसलिए वाटर जो है डेंसर होगा और एयर जो है रेयर होगा, इसलिए वाटर इज डेंसर मीडियम एंड एयर इज रेयर मीडियम। यहां से क्लियर मालूम चला। यदि हम वाटर और ग्लास को लेते हैं एक साथ, ये फर्स्ट मीडियम है, सेकंड मीडियम, तो यहाँ म्यू वाटर का वैल्यू 1.33 और म्यू ग्लास का वैल्यू 1.5, तो हेयर म्यू जी ग्रेटर देन म्यू डब्ल्यू देखने को मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर ग्लास इज डेंसर मीडियम होगा बट वाटर इज रेयर मीडियम होगा, है ना। तो यहाँ से ये क्लियर मालूम चल रहा है कि वाटर जो है रेयर मीडियम और ग्लास जो है डेंसर मीडियम हुआ। तो ये मीडियम पर डिपेंड करता है कि कब क्या होगा। ऐसा नहीं है कि वाटर यहाँ पर डेंसर हो गया तो सभी के लिए वाटर डेंसर ही होगा, या ग्लास यहाँ डेंसर हो गया तो सभी के लिए ये डेंसर ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अब हम पढ़ेंगे रे डायग्राम। रे डायग्राम किसके लिए? तो रिफ्रैक्शन के लिए। केस फर्स्ट, व्हेन लाइट रे क्रॉसिंग denser medium to rarer medium, then it deviate away from normal, और लिख सकते हैं bent away from normal, है ना। देखिए ये सपोज कर लिया कि μ1 और ये सपोज कर लिया μ2। अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि कौन डेंसर है कौन रेयर है, जब तक से दोनों के बीच कंपेयर नहीं किया जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, तब तक से हम ये पता नहीं लगा सकते हैं कि ऊपर वाला डेंसर होगा कि नीचे वाला डेंसर होगा। यदि हम यहाँ पर ये कर लें μ1 ग्रेटर देन μ2, तभी हमको मालूम चलेगा कि ये ऊपर वाला जो मीडियम है वो डेंसर है और नीचे वाला जो मीडियम है वो रेयर है। तो क्या कहा जा रहा है कि व्हेन लाइट रे क्रॉसिंग डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, यानी डेंसर से रेयर में जाएगा, तब यह जो है डेविएट होगा नॉर्मल से दूर। तो नॉर्मल पहले लाइन बनाना पड़ेगा हमको। चलिए ये हमने नॉर्मल बना लिया। ये नॉर्मल क्यों हुआ? क्योंकि दोनों के बीच का एंगल जो है 90 डिग्री है, जिसके चलते ये जो लाइन है ये नॉर्मल हुआ। ठीक है। एक लाइट रे जो है यहाँ से हमने पास कराया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर आई हुआ, तो नॉर्मल से दूर भागेगा। जाना चाहिए था तो सीधा ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे चला जाएगा, नॉर्मल से दूर भागा, मतलब ये जो वैल्यू हुआ R यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये ज़्यादा मिला। देखिए नॉर्मल से दूर भागा, तो यहाँ पर इस केस में यानी जो भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो ज़्यादा होगा
किससे? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस से। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे केस 2 की। लाइट रे जब रेरर से डेंसर में जाएगा तब क्या होगा? दो ही केस हो सकता है ना, या तो डेंसर से रेरर जाएगा या तो रेरर से डेंसर जाएगा, तभी डेविएट होगा। अदर सेम मीडियम में जाता है तो डेविएशन संभव ही नहीं है। तो केस 2 में हम लोग आते हैं। केस 2, when light ray crossing rarer medium to denser medium, then it bent, और डेविएट भी लिख सकते हैं, देन इट बेंट टुवार्ड्स नॉर्मल, तब ये नॉर्मल के तरफ झुक जाएगा, नॉर्मल के तरफ ही मुड़ेगा। चलिए, ये μ1 हो गया, ये μ2। हम पहले भी बोल चुके हैं कि जब तक से दोनों में कंपेयर नहीं दिया जाएगा, कंपेयर नहीं किया जाएगा, आप मीडियम का पता नहीं लगा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर μ1 को छोटा मान लेते हैं μ2 से, मतलब कि नीचे वाला अब जो है मेरा डेंसर हुआ, ऊपर वाला अब जो हुआ रेरर हुआ। एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया हमने, ये नॉर्मल है। तो लाइट रे जो है रेरर से डेंसर जाना है। चलिए, ये लाइट रे को इंसिडेंट लाइट रे कहेंगे, और यहाँ से जो एंगल बना एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। अब जाना चाहिए था तो सीधा, लेकिन मीडियम चेंज है, उसके चलते ये डेविएट होगा। और किस मीडियम से किस मीडियम में जा रहा है? तो रेरर से डेंसर में जा रहा है, जिसके चलते नॉर्मल के तरफ ही ये डेविएट होगा। यानी ये जो कहलाया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो ज़्यादा होगा किससे? तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये हम लोगों का हो गया कि क्या, रे डायग्राम इन रिफ्रैक्शन। अब हम बात करेंगे और भी रे डायग्राम की बात करेंगे। जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, अब उसका हम रे डायग्राम ड्रॉ करने जा रहे हैं। यदि इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन डेंसर मीडियम, यदि ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जा रहा है कहाँ, यानी किस में? तो डेंसर मीडियम में, और उसको देखा जा रहा है कहाँ से? तो रेरर मीडियम से। एंड ऑब्जेक्ट सी थ्रू रेरर मीडियम, यानी कहाँ से देखा जा रहा है? तो रेरर मीडियम से। तो यही हम लोगों का थोड़ा इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा टफ है, ज़्यादा नहीं। इसको समझने का आप प्रयास कीजिएगा तो समझ जाइएगा। चलिए, ये हम लोग मान लिए μ1 और ये मीडियम मान लिया μ2, μ1 लेस देन μ2, यानी ये डेंसर हुआ और ये रेरर हुआ। सपोज कर लिया कि यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट है ना, यानी डेंसर में रखा गया है। अब इसका रे डायग्राम ड्रॉ करना है। ध्यान रखेंगे इस बात को कि लाइट रे जो इमिट होगा हमेशा ऑब्जेक्ट से इमिट होगा, कभी भी लाइट रे इमेज से इमिट नहीं होगा। जब भी इमिट होगा, जब भी ओरिजिनेट होगा लाइट रे, तो ऑब्जेक्ट से ओरिजिनेट होगा। तो चलिए,
यहाँ से लाइट रे एक निकला ये, और एक लाइट रे ये निकला, ठीक है, दोनों लाइट रे निकला। यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, एक यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक। तो लाइट रे जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर भागेगा। चलिए भगा दिए, इसको भी नॉर्मल से दूर कर लिए। तो इमेज तो कहीं बनते हुए दिख नहीं रहा है, लेकिन यदि हम इसको रिफ्रैक्शन रे को बैकवर्ड ट्रेस करेंगे, पीछे की तरफ इसको खींचेंगे और इसको भी पीछे की तरफ खींचेंगे, तो एक इमेज, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट कटते हुए नजर आया यहाँ पर। पहले भी बताया है कि इमेज का फॉर्मेशन तभी होगा जब दो रिफ्लेक्टिंग रे आपस में कट करेगा, या जब दो रिफ्लेक्टिंग रे आपस में कट करेगा, तभी इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो मेरा हुआ, यहाँ पर इमेज बनते हुए नजर आया, ठीक है। तो सपोज कर लिया कि ऑब्जेक्ट का हाइट कैपिटल H है ना, और इमेज का हाइट जो है यहाँ स्मॉल h, हमने सपोज कर लिया। तो इस स्मॉल h का वैल्यू कितना होगा, यही हम अब कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक ना। तो एक बात ध्यान देंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए बता रहे हैं आप लोगों को। चलिए यहाँ पर ही बता दे रहे हैं। पहले रियल हाइट लिखेंगे, रियल हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। अब ऑब्जेक्ट किस मीडियम में है, तो μ2 मीडियम में है। यहाँ मल्टीप्लाई में μ2 जिस मीडियम में है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं लिखना है आप लोगों को, ठीक ना, दूसरे वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है। तो μ1 इज इक्वल टू जो इमेजिनरी हाइट है यानी हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज इंटू μ1 तो हमने यूज कर लिया, बच क्या गया μ2, तो यहाँ μ2 आप रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से समझ लेंगे, जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा गया है उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो किस मीडियम में रखा गया है, तो μ2 में रखा गया है, उसको नहीं लेना है, बच किया गया μ1 यहाँ रख दिए। अब ये हो गया कैपिटल H इंटू μ1 इज इक्वल टू स्मॉल h इंटू μ2। यहाँ से स्मॉल h का वैल्यू निकालना है, तो स्मॉल h इज इक्वल टू h μ1 डिवाइडेड बाई μ2। इस तरह से हम इमेज का हाइट कैलकुलेट कर लिए। अब कितना ये शिफ्ट हुआ, कितना ऊपर के तरफ शिफ्ट हुआ, इसको निकालना है। तो शिफ्ट हाइट कैसे निकालेंगे, तो शिफ्ट हाइट निकालने का सबसे आसान मेथड क्या है कि पूरे हाइट में से इमेज के हाइट को घटा दीजिए, तो कितना ये ऊपर यानी कितना जो भी ऑब्जेक्ट है ऊपर शिफ्ट हुआ ये मालूम चल जाएगा। यानी यहाँ पर शिफ्ट हाइट इज इक्वल टू रियल हाइट माइनस हाइट ऑफ इमेज, है ना। तो रियल हाइट कितना हो गया, कैपिटल H, हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया, h μ1 बाई μ2 हो गया। h कॉमन कर लेंगे तो क्या मिल गया, 1 माइनस μ1 बाई μ2 मिल गया, ये SH हो गया, मतलब शिफ्ट हाइट, ठीक है। ये मेरा होगा शिफ्ट हाइट कि कितना ये ऊपर गया, है ना। तो इस तरह से हम लोग रे डायग्राम
ड्रॉ करते हैं जब ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में रखा जाए। ये भी हो सकता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसको डेंसर में नहीं रख के हम रेरर में भी रख सकते हैं। अब वो देखिए कैसे क्वेश्चन को डील किया जाएगा। यानी केस 2 में इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन रेरर मीडियम एंड फिर करा कि ऑब्जेक्ट सी थ्रू डेंसर मीडियम, यहां पर हो जाएगा क्या, डेंसर मीडियम। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, रेरर मीडियम में। चलिए ये हमने रेरर मीडियम मान लिया, ये μ1 हो गया, ये μ2 हो गया। ऑब्जेक्ट को रेरर मीडियम में रखा जा रहा है तो μ2 कम है μ1 से। ठीक है, यहां से मालूम चल रहा है। तो वही फॉर्मूला, और ऑब्जेक्ट का हाइट पहले से दे के रखे हैं कैपिटल H। ठीक, रे डायग्राम के लिए रे हमेशा निकलेगा ऑब्जेक्ट से, हमने निकाल दिया। ठीक, यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया, यहाँ भी एक नॉर्मल ड्रॉ किया। तो देखिए जब लाइट रे रेरर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल के तरफ बेंट होगा, हमने बेंट करा दिया नॉर्मल के तरफ। ये भी नॉर्मल के तरफ बेंट होगा, हमने बेंट करा दिया। अब इमेज बनते हुए नज़र नहीं आ रहा है फिलहाल, लेकिन अभी ही इमेज बन जाएगा। देखिएगा जब यहाँ रिफ्रैक्टिंग रे को पीछे की तरफ रिट्रेस करेंगे तो एक पॉइंट कटते हुए नज़र आएगा, यही पोजीशन ऑफ इमेज हुआ। ये क्या है, इमेज, और ये मेरा क्या था, ऑब्जेक्ट, है ना। तो अब ये जो हाइट मिला स्मॉल h, यही मेरा इमेज का हाइट हुआ। अब इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, कुछ करना नहीं है, वही मेथड, रियल हाइट। तो रियल हाइट यानी ऑब्जेक्ट का किस मीडियम में है, तो μ2 मीडियम में है, इसको नहीं लेना है। किसको लेना है, उसको छोड़ने के बाद तो μ1 बच गया, μ1 ले लिया। अब हाइट ऑफ इमेज लिखेंगे, हाइट ऑफ इमेज इंटू μ2 ही बच गया है। अब तो कैपिटल H μ1 इज इक्वल टू स्मॉल h μ2, स्मॉल h इज इक्वल टू h μ1 डिवाइडेड बाई μ2 हो गया। तो शिफ्ट हाइट कैसे निकलेगा, कितना दूर ये नीचे खिसका, ये कितना दूर यानी कितना नीचे ये और चला गया, तो शिफ्ट हाइट कैसे फाइंड करेंगे, तो इमेज के हाइट में से ऑब्जेक्ट के हाइट को घटा देंगे, यानी स्मॉल h माइनस कैपिटल H, और स्मॉल h का वैल्यू कितना दिया गया है, स्मॉल h का वैल्यू दिया गया है h μ1 बाई μ2 माइनस कैपिटल H। h कॉमन कर लिया हमने, तो h यदि कॉमन कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, एस एच इज इक्वल टू μ1 बाई μ2 माइनस 1। यहाँ पर हम लोगों का हाइट निकल गया। तो इस दोनों रे डायग्राम पर मैक्सिमम क्वेश्चन रहते हैं मेडिकल या जो भी IT JEE में या जो भी इंजीनियरिंग या मेडिकल का एग्जामिनेशन होते हैं, तो इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे देखने को। अब ये 2 मीडियम था तब ना, अगर 2 से ज़्यादा मीडियम होता तब क्या करते हैं, देखेंगे। इफ
ऑब्जेक्ट प्लेस इन डेंसर मीडियम, यदि ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में प्लेस किया जाए देन हाइट ऑफ इमेज क्या होगा? तो h इज इक्वल टू क्या लिखते थे यहाँ पर, कैपिटल H μ1 बाई μ2, है ना। तो ये था मेरा रेरर और ये क्या था, डेंसर के लिए, ठीक। तो ये सिंगल मीडियम था तब ना, अगर डिफरेंट मीडियम में रख दें, जैसे इसका केस ये बना था कि ये μ1 था और ये μ2 था, यानी μ2 ग्रेटर देन μ1 था, तब केस बना था। लेकिन यदि हम लोग ये बात कर लें कि ये हो गया μ2, ये हो गया μ3, ये हो गया μ4, ये हो गया μ5, इस तरह से क्वेश्चन यदि होता और ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा जाए, तब क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, है ना, तब क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता। तो इस टाइप के क्वेश्चन को यदि मल्टीपल्स मीडियम होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये ध्यान देंगे, यदि रेरर का वैल्यू यहाँ पर हवा ले लेते हैं, यानी रेरर का मतलब एयर ले लेते हैं, तो μ1 का तो वैल्यू 1 हो जाएगा, μ2 अलग मीडियम है, तो यहाँ पर, और ये क्या है, हाइट है उस प्लेन सेपरेटर और ऑब्जेक्ट क्या बीच का दूरी है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन मल्टीप्लेस, या इसको छोड़ देते हैं, ये μ2 या μ1 से ही लेकर के चलते हैं, ये μ2, ये μ3, ये μ4 और ऑब्जेक्ट को यहाँ रख देते हैं। तो स्मॉल एज का जो वैल्यू होगा वो होगा क्या, स्मॉल एज का तो वैल्यू होगा कि यहाँ पर यदि हाइट को कैपिटल H1 बाई μ1 प्लस कैपिटल H2 बाई μ2 प्लस कैपिटल H3 बाई μ3 प्लस कैपिटल H4 बाई μ4 सो 1 प्लस कैपिटल यहाँ Hn बाई μn, इस तरह से हम इमेज का हाइट कैलकुलेट करते हैं, यानी इस मेथड से। वही यदि सेकंड केस वाला ऑब्जेक्ट को ही रेरर में रख दें तब कैसे फाइंड करते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट को रेरर में रखेंगे तो यहाँ पर डेंसर में रखे तो डिवाइड हुआ, और रेरर में रखेंगे तो क्या होगा, सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस। चलिए, तो फिलहाल अभी हम लोग पढ़े थे रे डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। अब हम जानेंगे क्या, यहाँ पर स्नेल्स लॉ, ठीक। जैसे ये कोई प्लेन मीडियम सेपरेटर है और यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रॉ कर लिए, लाइट रे गया, एंगल आई हुआ, यहाँ से बेंड कर गया, या आप ऐसे बेंड करा सकते हो। चलिए इधर से बेंड करा दिए, ये आर हो गया, μ1 μ2 μ1 लेस देन μ2, मतलब ये डेंसर हुआ और ये रेरर हुआ। तो स्नेल्स लॉ बोलता है अकॉर्डिंग
to Snell's law, the product of refractive index and sine angle of incidence, the product of refractive index and sine angle of incidence or the product of refractive index and sine angle of refraction is constant। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, μ1 sin I is equal to constant, फर्स्ट इक्वेशन, μ2 sin R is equal to constant, सेकेंड इक्वेशन, दोनों कांस्टेंट ही है तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी कैन राइट μ1 sin I is equal to μ2 sin R। ये एक रिलेशन मिला और sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू μ2 बाई μ1, ये भी लिख सकते हैं और इसको हम स्पीड के भी टर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो ये हम लोगों का स्नेल्स लॉ है और ध्यान रखेंगे स्नेल्स लॉ किसी पॉइंट के लिए हम यूज कर सकते हैं, कोई एक पॉइंट के लिए हम एक ही बार स्नेल्स लॉ यूज कर सकते हैं या कोई एक प्लेन के लिए भी हम यूज कर सकते हैं स्नेल्स लॉ को। अब हम पढ़ेंगे कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। क्रिटिकल एंगल थीटा सी पहले समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग जानकारी लेंगे। ये कोई प्लेन मीडियम सेपरेटर है और ये नॉर्मल है। लाइट रे हम यहाँ से भेज रहे हैं, ये μ1 ये μ2, ठीक। μ2 हाईली ग्रेटर देन μ1, μ2 जो है बहुत ज़्यादा डेंसर है μ1 से। जब कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो नॉर्मल से दूर भागता है। यदि डेंसर से रेयर में गया और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यदि 90 डिग्री हो जाता है, R इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो जिस एंगल पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा इसी को हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल कहेंगे। फिर से समझेंगे, जब लाइट रे को हाईली डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में भेजते हैं तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहते हैं, या इस फेनोमेनन को या इस एंगल को ही क्रिटिकल एंगल कहेंगे। यानी लिखेंगे व्हेन लाइट रे क्रॉसिंग हाईली डेंसर मीडियम टू rarer medium, if angle of refraction
if angle of refraction is equal to 90 degree, then that यहाँ पे then that angle of incidence known as critical angle, it is denoted by theta c। तो स्नेल्स लॉ यूज करके देखते हैं। स्नेल्स लॉ क्या था? μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R, यही था ना। तो μ1 के जगह पे क्या है मेरा? μ2 है, लिखेंगे μ2। साइन आई के जगह पर क्या लिखना है? तो थीटा सी क्रिटिकल एंगल। μ2 के जगह पे क्या है? तो μ1। और साइन आर के जगह पर 90 डिग्री, और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो μ2 साइन थीटा सी इज इक्वल टू μ1 गुना 1, तो क्या मिल गया? μ2 साइन थीटा सी इज इक्वल टू μ1, तो साइन थीटा सी इज इक्वल टू μ1 बाई μ2, तो थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स μ1 बाई μ2 लिख सकते हैं। ये हुआ। यदि इफ μ1 को हमने टेंस कर लिया एयर और μ2 को टेंस कर लिया कोई भी मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ मान लिए हम, तो इसलिए थीटा सी इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स 1 बाई μ। तो ये मेरा हो गया क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी इसी का केस है, बशर्ते वहाँ पर ये देखना है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 ना हो करके 90 से ज़्यादा हो जाए, 90 से ज़्यादा हो जाए। तो जिस मीडियम से लाइट गया था उसी मीडियम में ये रिफ्रैक्शन हो के बाद लौट आएगा। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, और यहाँ के बाद यानी उसी क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल मीडियम भी पढ़ेंगे।